सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल है तो धड़कने का बहाना ढूंढे, बेहिसाब बेजान सा क्यों है। क्या आपको पता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में फर्क होता है? लोगों को इस फर्क के बारे में नहीं पता है एंड इट एक्चुअली हिट मी। स्ट्रेस एक सिचुएशन बेस्ड होता है। एंजाइटी आपके फ्यूचर में जो डर है, अनसर्टेनिटी है, उस पे होता है। एंड डिप्रेशन आपके पास्ट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस पे होता है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन शब्दों का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी आसानी से करते हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम मेंटल हेल्थ के इन इश्यूज को समझेंगे। मिस शिवांगी गुप्ता, फाउंडर ऑफ माइंड वेदा और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं, जो कि हमें समझाएंगी कि आखिर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस होते क्या हैं, कैसे ये ट्रिगर होते हैं और कैसे हमें इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए और कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखें। तो आइए रुक करते हैं इस इम्पोर्टेंट और खास बातचीत। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और हमारे इस पॉडकास्ट में आगे हम आपसे समझेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के बारे में। उसके पहले ना कुछ पंक्तियां मेरे जहन में हैं जब मैं इस पूरे पॉडकास्ट को कंसेप्चुलाइज कर रही थी। तो फिल्म है गमन, 1978 में आई है और शहरयार साहब की ये पंक्तियां हैं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल है तो धड़कने का बहाना ढूंढे, बेहिसाब बेजान सा क्यों है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और ये पंक्ति मुझे, मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग भी है ये। और ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं इस गाने की, मुझे एकदम से हिट की व्हेन आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट। तो किस तरह की सीने में जलन, परेशानी और वो तूफान सा हर शख्स लेके घूम रहा है, लेकिन वो कितना नॉर्मल है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब एक चैलेंजिंग लाइफ जीते ही हैं। और तब ये अलार्मिंग हो जाता है। जैसे कि हम सबको बोला जाता है चैलेंजेस हमें स्ट्रांग बनाते हैं, तो चैलेंजेस बहुत ही अच्छी चीज है लाइफ में। लेकिन जब वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी डे टू डे लिविंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका गुस्सा करना, आपका चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ जाती है, सबसे झगड़े होने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमें हेल्प की जरूरत है। नाउ वी कैन कंसिडर समवन वेयर हम जाके उनसे बात करके अपने ऊपर काम कर सके, एक सेफ स्पेस में वेंट आउट कर सके। सेफ स्पेस में वेंट आउट कर सकें। और कैसे हर शख्स, मुझे लगता है हर कोई, वो एक सेफ स्पेस की तलाश में होता ही है, जहां पे दैट पर्सन कैन एक्चुअली गो रेस्ट एंड काम हिम और हरसेल्फ। बट बिफोर दैट मुझे अच्छे से याद है जब मेरी आपसे इस पॉडकास्ट की पहले बातचीत हो रही थी, तो आपने मुझे ओवर द कॉल बोला कि क्या आपको पता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में फर्क होता है? लोगों को इस फर्क के बारे में नहीं पता एंड इट एक्चुअली हिट मी। तो मैं ऑन द वेरी बेसिस, टू टच द बेस विद द कॉन्सेप्ट्स, आपसे तो सबसे पहले यही समझना चाहती हूँ कि जब मैं कह रही हूँ आई एम स्ट्रेस्ड और जब मैं कह रही हूँ कि बहुत एंग्शियस हूँ मैं अभी, आई एम हैविंग एंजाइटी, और जब हम कहते हैं कि वो डिप्रेस्ड है, ये टर्म्स हम काफी इजीली यूज करते हैं। बट आप क्योंकि आज हमारे साथ हैं तो मैं ये मौका नहीं गवाऊंगी, आप ये समझाइए व्हाट आर दीज टर्म्स और फर्क क्या है? सबसे पहली चीज तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि आज के टाइम में जैसे हम बोलते हैं दैट आई एम हंग्री, हमें खाने की जरूरत है, वैसे ही काम में कुछ हो जाएगा तो सीधे ये बोलते हैं ओ आई एम डिप्रेस्ड, मुझे डांटा। रादर देन सेइंग कि आई फेल्ट बैड, मुझे डांटा, हम सीधे जाकर बोलेंगे हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है। सो आज के टाइम में इट्स लाइक टेकिंग मेडिकेशंस। अगर हमें पेन है या कुछ, हम तुरंत एक मेडिकेशन पॉप कर लेते हैं, वैसे ही ये वर्ड्स भी यूज होने लगते हैं। कभी भी कोई भी वर्ड किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाता है। सो अगर मुझे डिफरेंस की बात करनी हो तो वेरी बेसिक डिफरेंस जो इन तीनों टर्म्स में है, स्ट्रेस एक सिचुएशन बेस्ड होता है
एंजाइटी आपके फ्यूचर में जो डर है, अनसर्टेनिटी है, उस पे होता है, एंड डिप्रेशन आपके पास्ट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस पे होता है। अगर मुझे बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल देना हो इस चीज का, तो आई हैव एन एग्जाम टुमारो, मेरा सिलेबस आधा बचा हुआ है, आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट कि ये मैं खत्म कर पाऊंगी या नहीं खत्म कर पाऊंगी, दैट इज स्ट्रेस। एंजाइटी इज आई सिट टू स्टडी फॉर एन एग्जाम एंड आई एम लाइक I'll fail. What if I black out? What if मुझे याद ही नहीं आया क्या है? So what if is anxiety. Okay. Coming, making different situations अपने mind में कि हम ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और अगर डिप्रेशन की बात करते हैं इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करके, तो इट इज मुझे पता है कि मुझे फेल होना है क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। जब मैं फेल हो ही रही हूँ तो मैं पढ़ूंगी क्यों? पॉइंट ही क्या है? ना ही मेरे अंदर एनर्जी है उठ के पढ़ने की, तो ना आप मेहनत कर पाओगे, ना आप पढ़ाई करोगे, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे। तो वो एक तरीके से रीइंफोर्स हो जाता है आपका बिहेवियर, सबका डिप्रेशन भी रीइंफोर्स हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। बेसिकली डिप्रेशन, मैं जो समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि इट्स अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू लैक सेल्फ वर्थ एंड यू हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स अपने खुद के बारे में, दुनिया के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में। जैसे आई एम वर्थलेस, ये मेरे से रिलेटेड हो गया। फ्यूचर से रिलेटेड, आई नो कुछ होगा ही नहीं, आई कैन नेवर बी सक्सेसफुल, दिस इज फ्यूचर। अब वर्ल्ड से रिलेटेड, इट्स लाइक मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, तो मैं आगे बढ़ूं भी क्यों? सो दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड। तो डिप्रेशन में जो आपकी थॉट्स होती हैं वो इनहेरेंटली इतनी नेगेटिव हो जाती हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इवेंट भी होगा ना, आप उसे इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आपका माइंड इज ट्रेन्ड टू सी जस्ट द नेगेटिव्स ऑफ द इवेंट एंड नॉट द पॉजिटिव्स। तो स्ट्रेस होना मुझे जहां तक लगता है नॉर्मल होगा सबके लिए। स्ट्रेस होना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज गुड स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, इट विल हेल्प यू विद डिसीजन मेकिंग, आप इजिली परफॉर्म कर पाओगे, आप मोटिवेटेड होंगे। बट प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इज नॉट रियली गुड। पर अगर मुझे आपको इसका बेसिक एग्जाम्पल देना हो, आप हम लोग, हर कोई बोलता है प्रेशर में हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, कल हमारी डेडलाइन है, हम आज बैठ के करेंगे, सुबह तक पेपर खत्म हो जाएगा, जो हम कॉलेज में करते थे। बट अगर हम इसी थॉट के साथ हाईवे पे गाड़ी चलाएं 6 घंटे, तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? थक चुकी होगी। तो तुम्हारे ब्रेन के साथ भी है ना, वो भी तो थक जाता है, जस्ट बिकॉज हमें वो दिख नहीं रहा है कि हमारा ब्रेन अंदर से क्या फील कर रहा है या हम क्या फील कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि वो हो नहीं रहा है। गाड़ी चलाते हैं पता चल जाता है क्योंकि हाँ बॉडी थक गई है, बट उसके बाद भी अगर उसे कंटिन्यू रखोगे उसी टायर्डनेस से गाड़ी चलाने के लिए, एक्सीडेंट होगा या कोई मिसहैपनिंग होगी। सेम इज विद स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इज नेवर गोइंग टू हेल्प अस। तो मेरा कल एग्जाम है, मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, तो उस प्रेशर में मैं बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगी। ये गुड स्ट्रेस हो गया जो आपको ड्राइव कर रहा है कि तुम्हें अच्छा करना है कल। लेकिन मेरा कल एग्जाम है, मेरा कल एग्जाम है, या नॉट जस्ट एन एग्जाम, कोई एक सिचुएशन अगर होने वाली, इवेंट आने वाला है और उसको लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है इन द टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, कि आप चिंतित ही हैं उसको लेके, सो दैट विल डेवलप इनटू अ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस एंड मोर देन दैट, अगर आप हर बार सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, लाइक एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ रहे हो, आप सब कुछ सारा सिलेबस एक ही रात में क्रैम्प अप कर रहे हो, तो आपका ब्रेन हाई अलर्ट मोड पे जा रहा है। Right. आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली हाई अलर्ट मोड पे रहेगा कि नहीं पता कब क्या हो जाए। तो जब आप एक्चुअली सिचुएशन में आओगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग तो होगी ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, आप सॉल्व कैसे करोगे? क्या मैं आपकी इस बात से इन्फर करूं कि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस से, सोटू से बचने का अच्छा तरीका ये है, यू हैव बेटर मैनेजमेंट? एग्जैक्टली। एक टर्म आता है हमारे साइकोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं विंडो ऑफ टॉलरेंस, कि आप किस चीज को कितना टॉलरेट कर सकते हो। तो बिगर द विंडो इज, बेटर इज योर टॉलरेंट पावर। जितनी छोटी विंडो होगी उतना कम टॉलरेंस होगा। उसके साथ साथ आपकी कैपेसिटी टू एंड्योर स्ट्रेस भी कम होगा, रिएक्टिव आप ज्यादा हो जाओगे। इसको एक और मैं एग्जांपल ज्यादा दूंगी, इसको अगर मैं एक और एग्जांपल से रिलेट करूं, सपोज आपकी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जी, आपका अलार्म मिस हो गया, आप लेट उठे, आप लेट हो रहे हो एज इट इज ऑफिस के लिए, ट्रैफिक में फंस गए, और ज्यादा गुस्सा आएगा। दैट इज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट। राइट, मुझे टाइम से पहुंचना है, मेरी मीटिंग मिस हो जाएगी,
so I have to reach on time. उसी समय आपका पार्टनर कॉल कर दे for some work, that is when you're like, I cannot take this, and you just snap. बस हो गया, why are you disturbing me, why are you bothering me, मत कॉल करो. So वो एक prolonged period में जो stress चला ऑफिस का कि हमें टाइम से पहुंचना है, led into a reaction which is negative in its nature. अगर आप उस समय हाई कैपेसिटी में होते या बेटर वे में स्ट्रेस टॉलरेट कर पाते तो आप रिएक्ट नहीं करते ऐसे. देयर आर अदर रिएक्शंस आल्सो. इट्स एंगर ही क्यों? द ब्रेन हैज स्टॉप फंक्शनिंग. अ ब्रेन डजंट नो कि दिस इज हेल्दी और दिस इज अनहेल्दी. सो बेसिकली अगेन आई कैन इन्फर, आपने जो भी समझाया कि यही ऑफिस की मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप सुबह जल्दी उठ गए होते, आपका डे बेटर प्लान्ड होता, ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए आप 10 मिनट पहले निकल गए होते, तो आपके जो स्ट्रेस फैक्टर्स थे वो मैनेज्ड होते और इसलिए स्ट्रेस भी आपका कंट्रोल में रहता. प्रॉपर प्लानिंग. सो एक्चुअली इट्स अ बिग की. हाँ, हम स्ट्रेस की बात करते रहते हैं लेकिन इतनी बेसिक सी चीज हम मिस कर जाते हैं, विच इज सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट. And now I can clearly see कि why time management or self management is counted as a skill, life skill. Exactly, like it was correct जब हमारे पेरेंट्स या हमसे बड़े लोग बोलते थे कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, स्मार्ट बनो. हाँ. ऐसे ही मत काम करते रहो. नीड टू नो कि इस टाइम पे ये है या अगले टाइम पे ये है. यू नीड टू नो अबाउट दैट. तो ये तो मैनेजेबल हो गया जहां तक स्ट्रेस की बात है. एंजाइटी आपने बताया कि एक हाइपोथेसिस में हम हमेशा रहते हैं. ऐसा हो जाएगा, मतलब एक नेगेटिव कॉनोटेशन हमेशा दिमाग में है कि ये गलत ही होने वाला है मेरे साथ, या हो जाएगा तो क्या करूंगी. So it's not about कि गलत ही होगा. हाँ. It's more about depression when we talk about कि मुझे पता है गलत होगा. हाँ, नहीं, anxiety is कि क्या हो सकता है. तो अगर आपकी सपोज मीटिंग की हम एग्जांपल लेते हैं, अगर यू आर एन एंशियस पर्सन तो आपके दिमाग में सिर्फ ये चलेगा कि मुझे पता है मैं लेट तो हो ही रही हूँ, पर मैं वहां जाके ऐसा क्या बोलूं कि उनको पता चले कि आई वॉज एक्चुअली नॉट एट फॉल्ट. वो 100 सिनेरियोज के 100 वे आउट निकालेंगे. सो दे विल कांस्टेंट लूप कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. राइट. So that is anxiety. It's about fear about the future, apprehension about the future. It's like living with a question mark. आपके साथ एक question mark चल रहा है. तो क्या इसको हम ये भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी कल सुबह 6 बजे फ्लाइट है और मैं रात में इस सिनेरियो को सोच सोच के परेशान हो जाऊं, मेरा अलार्म नहीं बजा तो, अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो, अगर कैब टाइम पे नहीं आई तो, आप सुबह नहीं उठे तो इज दिस एंजाइटी? दिस इज एंजाइटी बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर इवेंट एंड यू आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ थॉट्स अराउंड इट कि क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा. क्योंकि इस तो फिर आप सो गए नहीं ना, आपका तो ब्रेन कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग है. स्ट्रेस आपने काफी आसानी से हम सबको समझाया कि कैसे आपके बेसिक मैनेजमेंट से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं और इसको क्रॉनिक होने से या प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में तब्दील होने से आप बचा सकते हैं. एंजाइटी, लाइक द व्हाट इफ सिचुएशंस और यू नो विद दैट हाइपोथेसिस यू आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग, ये क्यों होता है? देखिए, एंजाइटी होने के बहुत रीजंस होते हैं. हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एनवायरनमेंट कैसा रहा है, हमारे पेरेंट्स की जेनेटिक हिस्ट्री कैसी रही है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है. सो अगर इसको मैं एग्जाम्पल समझाऊं, आप सुबह उठे, आपको कॉलेज जाना है एंड आपने कबर्ड खोली, लॉट्स ऑफ क्लोथ्स. नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड मैं आज क्या पहन के जाऊं. अगर मैं ये ड्रेस पिक करती हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. अगर मैं ये पिक करूंगी, इज इट लाइक टू रिवीलिंग और एम आई लुकिंग टू फैट. So there are a lot of thoughts around it. So यहाँ पे अगर हम when we talk about am I looking fat, it talks about your body image. Your anxiety is coming out of the image that you have about yourself. या फिर लोग क्या सोचेंगे, इसका मतलब हमें बाहर जो लोग सोच रहे हैं हमें उनसे बहुत फर्क पड़ता है. तो अगर हमें एंजाइटी पे काम करना है तो थेरेपी इज द ओनली वे आउट. क्योंकि ग्रास रूट पे क्या है वो तो पता करना पड़ेगा ना, तभी तुम इससे आगे बढ़ेंगे. आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई इंसान या शख्स एंशियस है तो डेफिनेटली वहां पे कोई एक अंडरलाइन कंडीशनिंग है जो कि उसके एंजाइटी को ट्रिगर करती है बार बार. एग्जैक्टली. सो आप एंजाइटी, अगर हम ह्यूमन या साइकोलॉजी में इवोल्यूशन की बात करते हैं, सो इट इज सेड दैट एंजाइटी इज गुड
in a certain amount because it helps us to make a decision. Like आपके For एग्जाम्पल्स? For example, आप पार्क गए, हाँ वहाँ पे आपको स्नेक दिख गया, ठीक है, आपके हम्म। सामने स्नेक आ गया, what any person would do. अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में सुनते हैं, हम चीख के भागेंगे। that is more like an unhealthy way because अगर आप किसी भी एनिमल को हाँ डराओगे by your noise or you try to hurt the animal is definitely going to harm you. हाँ But on the other hand ऐसा बोला जाता है कि अगर स्नेक है सामने कोई एनिमल, you just थोड़ा stay still and back off आराम से, एकदम से भागना नहीं शुरू करना है because for that it's a trigger for the animal also that they might harm us. So in that case, when the person goes to park, sees a snake, either the person will be panicking in a way कि वो पत्थर फेंक के मार दिया, वो बहुत स्पीड से भाग गए, या फिर you will stand still, take a decision and then धीरे धीरे go back. So over here, what will happen? In future, जो आपका unhealthy response था एकदम से मारने का या भागने का, वो एक डर बैठ गया. या अगर अब मैं फ्यूचर में पार्क गया, मुझे सांप मिलेगा, मुझे पता है मैं उसे डील नहीं कर पाऊंगा, मैं पार्क क्यों जाऊं? जब पता है मैं खतरे में हूँ तो मैं पार्क क्यों जाऊं? हाउ विल आई डील? डोंट नो हाउ टू डील. तो मैं पार्क क्यों जाऊं? क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी या संभावना है कि पहले जब गया तो सांप था तो अब दोबारा मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? तो दिस इज एंजाइटी. दिस इज एंजाइटी. बट इट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग टू द पार्क. तो क्या ये डिप्रेशन नहीं है? नॉट श्योरली. उसके और भी सिम्टम्स होते हैं. इट इज जस्ट दैट इवेंट कि मुझे जानवर मिला तो मैं क्या करूंगा, दैट इज इट. बट डिप्रेशन में और भी चीजें आती है. डिप्रेशन इज मोर अबाउट यू डोंट हैव एनर्जी enough to even get out of the bed, let alone going to park. Okay, I'm coming to depression in a while, but just to maintain the flow, आप कहना चाह रहे हैं कि एंजाइटी फिर एक हमारा फियर या फोबिया भी हो सकता है किसी सिचुएशन को लेके, कि कोई पास्ट में कोई घटना घटी है जो कि एक इम्प्रेशन या इम्प्रिंट मेरे पर छोड़ गई है, और उसी इम्प्रेशन या इम्प्रिंट या एक्सपीरियंस की वजह से अब मैं वो सिचुएशन में नहीं जाना चाहती. एग्जैक्टली. तो अब इसलिए मैं एंग्शियस हूँ कि क्या हो जाएगा. That leads to avoidance as a behavior. Like for instance, there's a person जिसकी presentation है, and जब आप स्टेज पे प्रेजेंट करने जाते हो, because of so much stimulation around, आप इतने सारे लोगों को देखते हो, you faint or you vomit. Then eventually you will stop going there and presenting because it. So you're telling me that this fear, which is anxiety, can actually turn into depression if it reaches the chronic. Anxiety can turn into depression. There is a diagnosis. My God, मतलब कितनी छोटा सा क्यों था. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने स्ट्रेस की बात की कि क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, अब क्योंकि अच्छा नहीं था तो एग्जाम में लेट पहुंचे तो फेल हो गए. अब वो एक बार का फेलियर आपको एंग्शियस बना सकता है और बार बार की एंजाइटी आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है. That's as a precedent for your future events. So basically what I can understand from आप जो हमें समझाना चाह रही हैं कि एक छोटा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट ना हो पाना वो can lead to anxiety and then further leading to depression. Or it can directly lead to depression. It's mixed anxiety, depression. There are a lot of diagnoses when it comes. So I understand जब आप anxiety को fear या phobia से जोड़ते हैं, लेकिन आपने ये भी बताया कि आपने अपना wardrobe खोला और आज क्या पहन के जाऊं, तो कई सारी societal conditions दिमाग में आ गई. ये इसलिए नहीं कपड़ा उठाना या पहनना क्योंकि ये क्या होगा पहनने पे, या ये. तो इसका मतलब जो हम सबके अंदर इनडिसाइसिवनेस होती है, इनफैक्ट ये मैंने देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया कि वो इनडिसाइसिवनेस काफी लंबी भी हो जाती है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप शॉपिंग पे गए और आपको यू हैव टू पिक अ टायर व्हिच इज पिंक और येलो, आपने उसी में आधा घंटा निकाल दिया. So that's anxiety. That is anxiety. I'll give you one of the most common examples जो हम relationships में देखते हैं, जिस वजह से काफी relationship में drift apart भी आ जाता है. So let's suppose a person is in a meeting, husband is in the meeting, wife is at home and उन्होंने normally text किया कि what do you want to have for dinner? हाँ. Husband didn't reply because maybe they are busy. They are in office. Right. The person who's anxious by nature gets anxious and be like, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत किया है. That is why वो reply नहीं कर रहे हैं. और my husband is angry with me. और आज तो कुछ गलत है. Or they're cheating on me. Or they're cheating, yeah. So कुछ ना कुछ करके, so what will happen? The person will constantly keep texting or calling you. जब तक आप उन्हें respond नहीं करते हो, तो इससे
आपका पार्टनर कैसे रिएक्ट करेगा व्हेन यू आर इन अ मीटिंग डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क एंड देयर इज कांस्टेंट टेक्स्ट एंड मैसेज, योर फोन इज कंटिन्यूअसली रिंगिंग, व्हाट विल हैपन? You switch off your phone, it's again a bad thing for the other person. If you call and snap, आप तो बेसिकली वही अपनी बात सच्ची हो गई ना एक तरीके से कि हाँ मुझे पता है मैंने कुछ गलत किया है, एंड व्हेन द पार्टनर इज कॉलिंग यू अप बिकॉज ऑफ योर कांस्टेंट कॉल्स, वो वैसे ही आप पे चिल्ला रहे हैं, तो पक्का आपने कुछ गलत किया है. तो इसमें एक बेटर रिस्पॉन्स, एक हेल्दी रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? Just ask the person, or the husband can just text in a second that I am busy, I'll call you back. उससे उस पार्टनर को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगी. ओके, दिस इज नॉट अबाउट मी, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग, माय पार्टनर इज बिजी, रादर देन टर्निंग दिस एंटायर सिचुएशन एक फाइट में या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस में दोनों पार्टनर्स के लिए. कई बार ये भी होता है ना, हम कहते हैं कि वी आर गिविंग टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू आवरसेल्व्स कि ये हमेशा आप ही के बारे में नहीं होगा. Maybe the other person is not even thinking about you. और thinking about you as in मतलब वो आप अभी उनके डिस्कशन में है भी नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई गैदरिंग है, वहां पे कोई शख्स एंटर करता है एंड देयर 3-4 टेबल्स जहाँ पीपल स्टार्ट चैटिंग एंड टॉकिंग. अब वो एंग्शियस इंसान शायद ये सोच रहा होगा ये मेरे बारे में बात कर रहा है. हाँ, could be a possibility. Maybe just उस टेबल में से किसी एक ने ग्लांस दिया हो just to see कि गेट से कौन अंदर आ रहा है. But for that person, I think I'm not wearing good clothes, or I'm not looking well, or there is something on my dress. That is why they're looking at me. So there are a lot of questions. So it's a very difficult state for the person living with anxiety. For them, it's just walking with a question. So basically, yeah, okay. So एक anxious इंसान है, that person is basically surrounded with lots of questions and doubts about everything around them. और ये हो सकता है फॉर वेरियस रीजंस. वन ऑफ द वेरी प्रोबेबल रीजंस, जैसे आपने हमें समझाया कि कोई अंडरलाइंग सिचुएशन इवेंट्स रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि अब उस एंजाइटी का कारण बने या उस फियर या फोबिया का कारण बने. अब इससे निपटारा कैसे हो? स्ट्रेस का मतलब आई एम ग्लैड कि आज हमने ये बात की और मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है. कितनी सिंपल सी चीज थी ना, आपको खाली अच्छा टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट चाहिए और आप स्ट्रेस से, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से बच जाएंगे. एंजाइटी एक बेसिकली एक लेवल में सिमट के रहे और आपके कंट्रोल में रहे, उसके लिए कुछ हैक्स हैं जिसे इंसान खुद मैनेज कर सके. बहुत सारे सेल्फ हेल्प टूल्स होते हैं, देयर आर लॉट इन द मार्केट आल्सो, बट इट डिपेंड्स कि पर्सन टू पर्सन एक्चुअली कि उन्हें क्या बेटर लगता है, उन्हें क्या सूट करता है. जैसे एक वेरी बेसिक थिंग है कि आप एग्जाम देने बैठे, आपको पता है कि मेरा ब्लैकआउट हो सकता है, आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ, आई एम वेरी एंशियस राइट नाउ. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर एक्सट्रीमली एंशियस, आपके ब्रेन का इमोशनल पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, जहां से आपकी लॉजिक और रीजनिंग चली जाती है. तो उस इमोशनल पार्ट को कैसे हम काम डाउन करें कि हम लॉजिकल पार्ट में आए, एंड देन वी गेट बैक टू द वर्क. बेसिक डीप ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, लाइक अभी हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं. डीप ब्रीदिंग इज यू एक्चुअली पुट योर हैंड ऑन योर स्टमक, आप इनहेल करें, यू फील आपका स्टमक ऊपर जा रहा है, व्हेन यू आर एक्सहेलिंग आपका स्टमक नीचे आ रहा है. ये करने से आपका सेंस ऑफ रीजनिंग कम्स बैक. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से एग्जाम्स. व्हाट अबाउट यू आर इन अ फाइट विद समवन? रोड रेज इज वेरी कॉमन, इफ यू टेक अबाउट दैट. दिल्ली में तो बहुत है, बहुत ज्यादा. तो उस केस में आई डोंट वांट टू बी वेरी मीन अबाउट इट, बट टेक टाइम आउट. आपको जरूरी नहीं गाड़ी से उतर के चाटा लगाना किसी को. यू जस्ट टेक इट, ओके फाइन, हो गया, टच कर गई गाड़ी, यू जस्ट टेक सम टाइम ऑफ. यू रियलाइज दैट यू आर गेटिंग एंग्री, अभी आप रिएक्ट करो. बट अगर उसी जगह आप 2 मिनट गाड़ी में बैठ के सांस ले लो फिर उतरो, तो फिर आपको लगता नहीं आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा? बिल्कुल. जहाँ पे हम कहते हैं कि एक आपका कूलिंग ऑफ पीरियड है, टाइम दो, थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, काउंट बैकवर्ड्स 10 9 व्हाटएवर हेल्प्स यू, बट कुछ करो. क्योंकि अगर आप वो टाइम आउट नहीं लोगे, आप रिएक्ट करो, एंड दैट रिएक्शन विल एक्चुअली चेंज द एंटायर सिचुएशन एंड रीइंफोर्स वही सारी प्रॉब्लम. बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्योंकि आपका कोई लाइफ इवेंट या कोई इवेंट ऑफ फोबिया या फियर इतना गहरा रहा होगा जिसने आपको एंग्शियस बना दिया, तो जब उसने इतनी गहरी छाप छोड़ी है, तो ये जो सेल्फ हेल्प टूल या
You would say deep breathing, meditation or counting backwards, having a glass of water, जो हम आमतौर पे सुनते हैं, ये भी शायद रेगुलर प्रैक्टिस में होने चाहिए होंगे ना, टू ब्रिंग यू बैक टू दैट हेल्दी कंडीशनिंग. Definitely regular practice with that therapy is really important to figure out कि भाई हम ऐसा behave क्यों कर रहे हैं, from where is this coming. So very personal example that I'll give you is I have a habit कि मुझे हर चीज ना एक जगह पे पसंद है. अगर उसकी ये जगह designated है तो वहीं पे होनी चाहिए. वहां अगर वो नहीं होगी, I'll lose my calm. I'll scream on everyone. I have a big smile because I also find the same way. So it happens. Yeah. And then while I was in therapy, I was discussing this because ये मेरी life का बहुत बड़ा issue बन गया था after some time. हाँ. And I realized it's coming from my mother because I have always seen कि हर चीज एक जगह पर है. Even when I used to shift certain things in the kitchen, वो आके मुझे बोलती थी वो उसकी जगह नहीं है. Right. मैंने बचपन से सीखा है हर चीज की एक जगह है, वो जगह पे होनी भी चाहिए ना. अब that is my thinking, but the other person might think like that. For them, it's not a place for something. It's just a place, not a place to keep a watch, just like it's for me. So in that case, it's like बचपन में आपने देखा है आपके पेरेंट्स अपने आपके loved ones को behave करते हुए in a certain way, automatically you learn that. It's also conditioning. The conditioning from the outside, जैसे आपने बताया आपको फैमिली में घर में सिखाया गया बेटा ये चीजें उठा के यहाँ रखो. ये innate भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है. I can very well relate to this कि how I have also struggled with the fact that I want to be precise, on point, everything. I mean, precision has been very dear to me as a person. But over the period of time, मैं इस बात को समझती हूँ जब मेरे आसपास वाले भी मुझे बोलते कि कोई बात नहीं, it's okay. It's okay. 0 का 0.5 होना normal है. But that's where people don't understand. For us, in our mind, it's a huge thing. It is. क्योंकि आपके लिए 0.5 normal है और हमारे लिए 0 पे bang 0 होना normal है. तो वो हमारा normal है, वो उनका normal. So basically, ये हम सबकी qualities या characteristics personality की हो सकती हैं. No harm in being precise and particular about things, but ये overwhelming ना हो. Exactly. आपके लिए, ताकि ये आपके जो फंक्शन करने का तरीका है उसको हैम्पर ना करने लगे. Exactly. So जब तक आपकी कोई भी हैबिट या कोई भी मैकेनिज्म इज नॉट अफेक्टिंग यू इन अ वे कि आपकी डे टू डे की लाइफ खराब हो रही है, तब तक इट्स फाइन. एज सून एज यू नो कि भाई अब तो नहीं हो रहा है, आई एम लूजिंग माई कंट्रोल एंड आई डोंट थिंक आई एम एबल टू परफॉर्म एनीमोर, दैट इज व्हेन यू कैन गो आस्क फॉर हेल्प. तो ये बात तो हो गई एंजाइटी की, जहां पर आपने बताया कि हम सबके अपने नॉर्मल्स हो सकते हैं. आई लाइक बीइंग पर्टिकुलर एंड आई वांट टू वर्क विद प्रिसिशन, लेकिन मुझे अपना वो दायरा समझना चाहिए कि मुझे कहाँ तक कैरी ऑन करना चाहिए इस प्रिसिशन के साथ कि इवेंचुअली जो आउटकम या परफॉर्मेंस है वो हैम्पर नहीं हो. लाइकवाइज अगर कोई बहुत ज्यादा टू बी प्रिसाइज नहीं है या फॉर दैट पर्सन बीइंग एवरेज इन टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट इज ओके, तो उनको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ तक ये लेट गो उनको करना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि उनका नॉर्मल अरेंजमेंट मैसी हो जाए इन एनी टर्म्स. सो बेसिकली कोई भी कंडीशन जब वो ओवरवेलमिंग हो जाए या लिमिट को पार कर जाए, सो दैट विल बी अ साइन ऑफ एंजाइटी और द पर्सन बीइंग एंग्शियस, और मे बी इट्स मोर लाइक यू नीड हेल्प राइट नाउ. यू नीड हेल्प. तो आपने बताया कि बेसिक सेल्फ हेल्प टूल्स तो हैं ही, या फिर थेरेपी द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट. और किसी भी शख्स के लिए ये थेरेपी के लिए उसे जाना चाहिए, ये अलार्म या ये मैसेज उसे मिल जाएगा जब, जैसे हमने बात की कि वो ओवरवेलमिंग है या वो एक लिमिट के बाहर जा रही है बात. एग्जैक्टली. लाइक अगर हमें बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझना हो कि नाउ थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड्स, इज व्हेन आप रोड क्रॉस कर रहे हो एंड आप 10 बार चेक कर रहे हो जाने से पहले, लेफ्ट राइट, एंड एक स्कूटी भी आती है ना, आप डर के वहीं खड़े हो जाते हो, ओवर कॉशियस. एग्जैक्टली. या फिर आप बैठे हो रूम में, सडनली यू हियर अ लाउड नॉइज, मे बी कुछ गिर गया या कुछ हो गया, योर हार्ट बीट इज लाइक कुछ तो हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है. सो इवन लाइक माइनर नॉइजेस और माइनर चेंज इन द टेम्परेचर अफेक्ट, क्योंकि एकदम से इतनी गर्मी क्यों लग रही है, एसी तो चल रहा है ना. So it's like your body is highly stimulated. When you live with constant anxiety, आप
बहुत ही हाइपर विजिलेंट हो जाते हो। तो एक नॉर्मल चेंज इन टोन इन अ पर्सन्स बिहेवियर, लाइक दूसरे पर्सन का टोन, बिहेवियर या एक्सवाइजी वो कुछ भी है ना, वो आपको बहुत अफेक्ट करने लगता है, जो डे टू डे माइट नॉट अफेक्ट यू दैट मच। So basically ओवर स्टिमुलेशन है, और अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं टू योर सराउंडिंग्स और सिचुएशंस इन लाइफ, तो Exactly. आप थेरेपी के लिए जा सकते हैं। थेरेपी वुड बी अ टॉक थेरेपी। यस, टॉक थेरेपी, मोर देन दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि उस लेवल तक ही आओ। आई थिंक आज के टाइम में एवरी पर्सन नीड्स बेसिक थेरेपी, क्योंकि आपको वेट करना है क्यों? मिस शिवांगी, क्योंकि अभी हमने थेरेपी का जिक्र यहाँ किया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये प्लीज बताएं कि थेरेपी इज नॉट अ टैबू, इट इज ओके, इट इज नॉर्मल। डेफिनेटली थेरेपी इज द बेस्ट थिंग और द गिफ्ट दैट यू कैन गिव योरसेल्फ। जरूरी नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम हो तभी आप आओ। ये एक स्टिग्मा जो लेबल है कि मैं पागल नहीं हूं तो मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, ये बहुत गलत चीज है। पागल होना, पहली बात तो पागल अपने वर्ड में ही बहुत ही गलत चीज है, एंड उसको आप किसी ऐसी चीज से एसोसिएट कर रहे हो जो आपके लिए लाइफ ऑल्टर कर दे, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर आपको बेसिक कोल्ड है तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? I was just saying that, coming to that, yes. You'll go. Then why when it comes to mental health you are like कि नहीं, like अगर most of the times हमारे पास जब डॉक्टर से रेफरेंस आते हैं, स्पेशली जनरल फिजिशियन से, so they come with the problems of दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एसिडिटी फील हो रही है, बैक में बहुत पेन हो रहा है। आप सब करा लोगे, आप ECG भी करा लोगे, EEG भी करा लोगे, पर उसमें कुछ निकलेगा नहीं। Then what is it? It's simply mental health. Then क्यों नहीं कर सकते फिर उसके लिए? इमेजिन। तो बेसिकली बात बड़ी मतलब बिल्कुल ठीक आपने बोली कि अगर हम खांसी जुकाम सर दर्द के लिए दवाई खाते हैं, डॉक्टर पर जाते हैं, तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना, ये नॉर्मलाइज बिल्कुल होना चाहिए सोसाइटी में। और मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इज अ टबू। लोग जा नहीं पाते हैं थेरेपी के लिए, या अगर जाते हैं तो खुल के बात नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है that they will be judged once it is out and someone knows about it. More than that, I have realized over the period of time, like before I started with the Mind Veda, that therapy is a luxury. It's very expensive. Yes. And most of the people are like, हमारा इतना खुद का खर्चा है, हमारा डे टू डे लिविंग के इतने खर्चे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। So what's the point of you practicing when the service is not accessible to everyone? Like one of the reasons that motivated me to have my own thing was basically the area I work in, it's UPSC dominated area. वहाँ पे बच्चे हर जगह से आ रहे हैं, उनके पास बेसिक खाने के पैसे नहीं है। How can you expect them to pay 2,000, 3,000 for a therapy? More than that, they needed more, क्योंकि वो इतना कांस्टेंट प्रेशर, इतना स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर है, उनको तो ज्यादा जरूरत है ना। क्या इसका जवाब कम्युनिटी होम हो सकता है? नॉट रियली। अगर हम साइकोलॉजी में बात करें, इट इज बिलीव दैट ह्यूमंस कैन फंक्शन बेटर इन अ सोसाइटी। कम्युनिटी लिविंग is good for rehabilitation, I would say. Yeah, I mean, जैसे अभी आपने कहा कि, and I understand what you're trying to say, कि किसी भी एलिमेंट का इलाज, चाहे वो थेरेपी हो, मेंटल थेरेपी हो, या आप डॉक्टर के पास भी OPD में जाते हैं, तो इट कम्स विद अ कॉस्ट। यस। तो क्या कम्युनिटी सेंटर्स ऐसे जहाँ पे एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एरियाज या सोसाइटीज में ये ग्रुप्स बने, जहाँ पे काउंसलर्स भी आए, एज गिविंग बैक टू सोसाइटी पार्टिसिपेट करें, और वो जो कम्युनिटी होम है, बेसिकली दैट बिकम्स द एपिसेंटर ऑफ वेयर यू कैन गो एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू विल नॉट बी जज्ड, और वो एक ऐसा माहौल हो, वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई भी कभी भी आ सकता है, बात कर सकता है और जा सकता है। There are lot of foundations जो ऐसा करती हैं, but the problem जो मैंने पर्सनली इस फील्ड में देखी है कि नॉर्मली इन फाउंडेशंस पे बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ ग्रेजुएट्स होते हैं,
like with very basic degrees. Basics I would say it's not necessary कि psychology ही उनका background हो, वो किसी भी background से hire करते हैं because they feel कि बात ही तो करनी है. But it क्योंकि is not. skill will come with a cost. Exactly. So, Right. so that does not really make sense because आपको नहीं पता as a person, as a psychologist या let's say as a helper, आप कोई एक ऐसा word बोल दो उनको इतना trigger कर दो that there is no going back for them. How will you help them then? आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है माइंडवेदा, and I understand that you have taken that big step and leap, to penetrate this basic concept of mental health, and not just the concept of mental health, then you come with solutions. आपके खुद की, you have team of therapists and counselors who are working with you, but बात वही आ जाती है कि because of the cost ये शायद रह जाती है accessible to the selected few. Masses पे नहीं पहुंच पाती, नहीं जाती. That's why we actually one of the co-founders, he made me realize this कि it's like itna price everyone cannot really afford. So we started with this special pricing just for competitive exam students because हमारे पास वो जब students आते कोई farmer family से है, कोई किसी के parents, the one parent is not there, there's no one to finance them, how much they are struggling. And no one really Delhi में रहना वैसे very expensive. ऊपर से mental health अगर आप जा रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम तो नहीं क्लियर कर पाओगे ना अगर आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो. सो दे नीड हेल्प. आई थिंक दैट इज वन प्लेस वेयर पीपल शुड नॉट रियली केयर अबाउट मनी कि हमें पैसा कमाना है. दिस फील्ड इज नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी. एंड आई पर्सनली, फॉर मी, आई टेक इट एज समथिंग जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर मेरे क्लिनिक से कोई ये बोल के जा रहा है कि आई एम फीलिंग बेटर टुडे, थैंक यू. I would like to actually appreciate you and your foundation जो इतना नोबल जॉब कर रही हैं और सब्सिडाइज्ड रेट्स पर कई लोगों को थेरेपी भी प्रोवाइड कर रही हैं. डिप्रेशन की मुझे आपसे बात करनी है और साथ में मुझे ये भी आपसे जानना है कि ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ पे हैं. बट बिफोर दैट, क्योंकि अभी हमने स्ट्रेस की बात की, एंजाइटी की बात की, एंजाइटी के लेवल्स की बात की और हमने ये भी समझा आपसे कि कहाँ पर अब there's a knock at you कि please go and get the therapy, and there's nothing wrong in getting the therapy. यहीं से आगे बढ़ते हैं और अब हम अगर डिप्रेशन की बात करें, जैसे आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला था और ये मैंने भी अक्सर देखा है कि बड़े बोलते हैं आज मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ. बच्चे भी बहुत जल्दी वो टर्म पे कर लेते हैं. तो आज वो स्कूल से आए, झगड़ा हो गया, दुखी, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, ये डिप्रेशन वर्ड है क्या? आपने हमें इसका इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन तो दिया ही है जहाँ पे वेरी क्लियरली यू सेड कि अब ये सिचुएशन आ गई है कि आपने फंक्शन करना छोड़ दिया. अगर मैं डिप्रेशन को एक लाइन में मुझे डिफाइन करना हो, इट्स लाइक आप एक टनल में हो जो बहुत डार्क है, देयर इज नो लाइट, यू आर लिविंग इन दैट टनल विदाउट अ लाइट. नहीं पता कहाँ जाना है, पीछे क्या है नहीं पता, आगे क्या है नहीं पता. It's that darkness that you live with. So I had a client of depression only, severe depression था उनको. The case was very complicated क्योंकि उसमें काफी सारे issues और भी थे. So the person was enrolled in a college. She stopped going to classes completely. She stopped getting out of her bed. Once a day she used to get out of the bed, make food for next 2-3 days. One meal a day she used to survive on that. No communication with anyone, not wanting to talk, and a lot of alcohol abuse. And I was like that, सामने वाले के लिए she is being negligent. सामने वाला ये सोच रहा है कि ये चाहते नहीं है हमारे साथ बाहर जाना, या फिर इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या they have gotten into bad habits. But no one really knows that ऐसा हुआ क्या है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं. ये बात मैंने भी सुनी है और देखी भी है कि एक शख्स जो डिप्रेशन से गुजर रहा है वो अपने आप को सोशली बहुत जल्दी कट ऑफ करता है. सामने वाला कई बार कहता है कि अरे आपकी लाइफ में यही तो हुआ है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाहर आना जाना भी छोड़ दोगे. बट आई डोंट नो. पहली बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ सबसे कि
जज ना करें प्लीज किसी को, क्योंकि किसी की लाइफ के क्या स्ट्रगल्स है हमें पता नहीं है और हमें कभी पता भी नहीं लग पाएंगे. वी ऑल कम थ्रू अ प्रोसेस. हमारी लाइफ में बहुत घटनाएं घटती हैं, कई लोग उसे कोप अप कर जाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं. और जो कई नहीं कर पाते हैं उसमें कोई कमी नहीं है ना. सबके चैलेंजेस भी तो अलग रहे होंगे, सबका जो फाइट बैक मैकेनिज्म है वो भी तो अलग रहा होगा. और कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं नहीं हूँ, सामने वाला नहीं है. I really want to, through this podcast also, I want to tell people we should not judge. We should not और judge. बहुत We should not जल्दी compare also. Yeah. It's very bad to compare अपने struggles and दूसरों के struggles को. How can you compare? I know, क्योंकि ये मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि अरे यही तो हुआ था उसकी लाइफ में, ये थोड़ी है कि आप ये भी करना छोड़ दो. But that person is actually struggling with depression. Very basic thing if you see कि किसी का breakup होता है, breakup ही तो हुआ है, पर उसके लिए मायने अलग थे और उसका कोपिंग मैकेनिज्म अलग है. कोपिंग मैकेनिज्म के साथ साथ इट वाज अबाउट द लाइफ प्लान्स दे मेड टुगेदर एंड वो उनसे एकदम से चलेगा. ऑब्वियसली शी विल बी सैड और ही विल बी सैड. तो ये बोलना कि भाई ब्रेकअप ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है, दूसरी ढूंढ लो, दूसरा ढूंढ लो, मूव ऑन. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यू वर एबल टू डू इट बिकॉज you saw the person in a different light. For you relationship had a different meaning. Yeah. For that person it's not same. Like I tell this, ये वही वाली बात हो गई ना, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, कि मेरे लिए प्रिसिशन है, आपके लिए नहीं है. मेरे लिए ये नॉर्मल है, आपके लिए वो नहीं है. उसी तरह से आपके लिए वो रिश्ते के क्या मायने और आपके लिए क्या है, फर्क है ना. लेकिन मैं अपने हर क्लाइंट को ये चीज बोलती हूँ, स्पेशली जो बहुत ही कंपैरिजन एंड ऑल से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं या बहुत कंपैरिजन में होते हैं, उनको एक चीज बोलती हूँ, आपकी क्या लाइफ रही है, आपकी क्या अपब्रिंगिंग रही है, आप किस फैसिलिटी में रहे हो, कैसे नहीं रहे हो, इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद. कंपैरिजन का कोई तो बेसिस होगा ना. अभी आप वो डिफरेंस देख के कंपेयर कर रहे हो, बट कंपैरिजन इट इज अबाउट कुछ तो बेसिक चीज सेम होगी. और कंपेयर करना ही क्यों है? व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? आई थिंक टू लेवल अप. तो उससे भी क्या होगा? I mean, I would say, I personally feel, I mean, हम सभी we all are imperfect beings. Exactly. At the end, we all are humans. और we all have come with a purpose. Exactly. हम अपना purpose सर्व कर लें, बहुत है. दूसरों का Why are we digging into other lives people? They'll take care of it, right? Yeah, but that's what. And rather, अगर आप कुछ बहुत करना भी चाहते हैं, so go and support. If they need it. हो पाएगा ना उनसे, क्योंकि वो अपने में इतना ज्यादा उनकी सेल्फ एस्टीम वीक है, तो बाय सपोर्टिंग समवन एल्स, तो इट्स लाइक हम अपनी सक्सेस क्यों उनको दे रहे हैं, तुम खुद को ना सपोर्ट कर ले. इट्स लाइक वी आल्सो ह्यूमंस आई थिंक हैव बिकम वेरी सेल्फिश दीस डेज. नो वन वांट्स टू रियली हेल्प यू आउट. एंड आई थिंक प्राइमरी रीजन ये भी है कि जिस विजन के साथ एक बच्चा बड़ा होता है और उसको जो एजुकेशन एज ए नॉट जस्ट द बुकिश नॉलेज कि आपको मैथ साइंस आ गया, बट एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ आप किस तरह के इंडिविजुअल इवेंचुअली आएंगे सोसाइटी में, आई थिंक दैट डज मैटर अ लॉट. और उस विजन के साथ आप बच्चे को कैसे नर्चर करके बड़ा कर रहे हो, तो इसलिए वो वही थॉट प्रोसेस, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रोल होना चाहिए टू अदर पीपल, ये सब शायद तो बातें हम करते भी नहीं है, मैं सो जाती हैं. एंड मोर देन दैट, अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, आई थिंक हमारा लेवल ऑफ फर्स्ट कंपैरिजन घर से तो शुरू होता है, सिबलिंग से तो शुरू होता है. देखो उसके तो इतने नंबर आ गए, तुम्हारे नहीं आए, तुम भी तो उतना ही पढ़ते हो. ऐसा नहीं, उसका मेंटली मेकअप कुछ और करने के लिए बना है. अच्छी है, कैन प्रिपेयर, कैन रिटेन इंफॉर्मेशन. आप नहीं देख रहे हो कि आपका बच्चा में भी एंशियस इसलिए वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, या वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या उसको कोई लर्निंग प्रॉब्लम है जिस वजह से वो लर्न नहीं कर पा रहा है. एक्चुअली नाउ यू हैव ब्रॉट मी टू टू थिंग्स व्हिच आई वाज सपोज्ड टू आस्क. तो डिप्रेशन पर हम अभी वापस आते हैं. आपने बताया कि इट इज अ कंडीशन वेयर यू स्टॉप फंक्शनिंग. बट अभी आपने ये भी जिक्र किया कि कैसे बचपन में जो कंपैरिजंस होते हैं वो एक बच्चे को एंशियस बना सकते हैं, राइट? नॉट जस्ट एंशियस, अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी इश्यूज आ जाते हैं. साइकोलॉजी अपने में इट्स लाइक यूनिवर्स, मस्ट बी. तो हर चीज का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि वो कंडीशनिंग भी तो, इनफैक्ट ये कई बार कहा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे से बात कैसे करते हैं, उसे एड्रेस कैसे कर रहे हैं, वो बहुत गहरी छाप छोड़ता जा रहा है और इवेंचुअली वही उसकी पर्सनालिटी बन रही है. तो इसको हम साथ साथ लेके चलते हैं इन टर्म्स ऑफ कि डिप्रेशन फिर हुआ क्यों. I actually have
a lot of clients जो इस क्वेश्चन के साथ आते हैं कि हमें ही क्यों हो रहा है या हमारे बच्चे को ही क्यों हो रहा है, हम सब कुछ तो कर रहे हैं उसके लिए, फिर भी वो खुश क्यों नहीं है। तो ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ हैं? बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं। कुछ लोग को लगता है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ लोगों को लगता है ऑल्दो दे आर सक्सेसफुल, दे हैव डन एवरीथिंग, बट अब कुछ है नहीं आगे देखने के लिए। किसी का ब्रेकअप हो गया तो भी वो डिप्रेशन में जा सकता है, वर्क प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, आपकी फैमिली में देयर इज अ पर्सन जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, टू टेक केयर ऑफ देम कैन आल्सो कॉज डिप्रेशन। सो ट्रिगर आपके लिए एक सिचुएशन है, वो ट्रिगर कैसे बनती है या किस वजह से बनती है वो उस पर्सन के परसेप्शन पर डिपेंड करता है। वेरी सिंपल, वो कैसे परसीव कर रहा है। लाइक अगर मैं आपको एक बेसिक इसका एग्जांपल दूं, सपोज देयर इज अ फैमिली डिनर, everyone has gone for dinner and there is this XYZ person who is having, let's say, very mild symptom of depression. Family dinner was going well, everything is good, everyone is enjoying. Last में जाते जाते एक छोटा सा आर्गुमेंट हो गया। अब अदर पीपल विल बी लाइक हमने एंजॉय भी किया, एक छोटी सी तो बात हुई ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई कि हम ये टॉपिक नहीं लेते। बट जो पर्सन जिसको ऑलरेडी डिप्रेशन के थोड़े बहुत भी सिम्टम है, वो सिर्फ एक वही इवेंट पकड़े और उसको 2-3 दिन सोचता रहेगा और उसको अपना प्रेसिडेंट बना के उसे पता है कि यार बुरा ही होना तो मैं क्यों जाऊं, अब मुझे जाना ही नहीं है। हाँ मुझे पता है बुरा हो रहा है, और मे बी आई डोंट वांट टू गो एंड इंटरैक्ट विद दोस सेट ऑफ पीपल अगेन। पर इसमें फर्क है ना, जैसे कई बार हम कहते हैं दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर अपलिफ्टिंग यू, यस, हु आर गुड टू यू और पॉजिटिव टू यू, एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। जब हम ये कहते हैं तो इसमें बुराई भी तो नहीं है ना। आपको पता है कि आप एक सिनेरियो में जाओगे और वहां पे आपको नीचा ही दिखाने की कोशिश की जाएगी, दैट्स योर फैमिली एंड यू रन अवे फ्रॉम दैट, बट द फैमिली आल्सो हैज टू बी जेन्युइन, नो? एग्जैक्टली, हम ये पेरेंट्स के साथ आप जा रहे हो, पेरेंट्स सिबलिंग्स ही सेम चीज कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू सी द सिचुएशन एज अ होल। आप ये नहीं बोलोगे कि लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है, हर फैमिली में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, पर आपने एंजॉय भी तो किया, आप बाहर भी तो गए, राइट। तो वो एक चीज है डिप्रेशन में जो लैक करती है, वो आप देख ही नहीं पाते हो। आपका व्यू इज सो नेगेटिव दैट यू ओनली पिक ब्लैक थिंग्स। इट्स लाइक काला चश्मा पहनेंगे तो पूरी दुनिया काली दिखेगी, वेरी सिंपल। सो यू आर ट्राइंग टू से कि मे बी जो अच्छा हो रहा है उसको मिस कर जाएगा वो शख्स, हाँ, या जो ब्लेसिंग्स हैं आपके पास आप उसको नहीं एक्नॉलेज कर पाओगे। एग्जैक्टली, और आप बोलोगे कि भाई लाइफ तो खराब ही है, सब बुरा ही है आसपास। आपने अपने ब्रेन को, बिकॉज ऑफ आपका जो ब्रेन ऐसे रिवायर्ड हो जाता है कि इट ओनली लुक्स फॉर सिचुएशंस जो फर्दर उसकी बिलीफ को इन्फोर्स कर रहा है। अगर आपके हिसाब से, अगर आप डिप्रेशन में हो, सैडनेस में हो, गिल्ट में हो, आपको किसी चीज का बहुत बुरा लग रहा है, वर्थलेस फील कर रहे हो, होपलेस हो, तो आप बाहर जाके ये थोड़ी ना देखोगे ना पेड़ कितना हरा है, आप तो ये देखोगे ना कि पेड़ की पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं, वो ब्राउन लीव्स दिखेंगी आपको, वो so basically out of that white cloud bowl you will spot that black hole or the black ball. Exactly, because आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डायरेक्ट करेगा आपको उधर। स्पॉट तो सभी करते होंगे लेकिन you start living with that. Exactly, but I have also seen in a lot of clients that they start using depression as a leverage for them. So we had this client and she came and told me कि मुझे ठीक नहीं होना, मुझे तो सब मिल ही रहा है ना, मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, शादी पोस्टपोन करा दी उन्होंने, तो मुझे तो सब मिल रहा है ना, तो मैं क्यों नहीं रहूं इस स्टेट में, और क्यों नहीं रहे? I am like, this is not how it works now, because abhi there are a lot of drawbacks also to it. Right now they are giving you leverage because they also don't exactly know what depression is. They think there is something wrong with you. तो अभी वो कर रहे हैं, पर इवेंचुअली केयर गिवर स्ट्रेस भी तो होता है ना। क्या क्या हो सकता है अगर डिप्रेशन है या फिर आपकी क्रॉनिक एंजाइटी है या जैसे प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की बात की हमने, जो कि इवेंचुअली लीड टू क्रॉनिक डिप्रेशन, लेफ्ट अनट्रीटेड, तो क्या क्या हो जाएगा? बहुत कुछ होता है। आई वुड से अगर आप, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन इन साइकोलॉजी, अगर किसी को हमें डिप्रेशन की कैटेगरी या डायग्नोसिस देना, देयर आर 3 थिंग्स दैट वी लुक, कि एनर्जी, लो एनर्जी है या नहीं है, कॉन्स्टेंटली इंसान सैड रहता है, या फिर जो वो चीजें पहले पसंद करता था वो उससे कितना एंजॉय कर पा रहा है। सो दीज आर द 3 बेसिक सिम्टम्स
that we look for. उसके अलावा it is divided into mild, moderate and severe depression. तो जो mild होता है उसमें बेसिक थेरेपी लेते हो, you will get better eventually. Counseling, you will get better. Moderate में हाँ अगर symptoms कुछ ऐसे हैं जहाँ पे self harm is also involved, तो वहाँ medication and therapy both. Severe depression is where you know कि भाई medication की जरूरत है, because prolonged severe depression can lead into suicides, because it's an impulsive decision, suicide sort of, and can lead to suicide, it can lead to self-harm, it can lead to a lot of substance abuse, because let's suppose a person who's sad goes for a drink, feels happy because inhibitions low है, तो उसको तो पता चल जाएगा यही तो तरीका है खुश रहने का. It gives a high. And you'll stay like that, you will like that situation. फिजिकल हेल्थ पे भी असर आता होगा? बहुत आता है. अगर आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है, आप टाइम से खा नहीं रहे हो, टाइम से पी नहीं रहे हो, you're always in your bed, obviously physically it's going to affect you. तो है क्या feeling of loneliness, emptiness? One of the symptoms, yes, but it's like I don't think anyone can ever explain Depression. what depression is, but it's like living with constant sadness. Nothing makes the person happy. Like I had this client who used to come in a session, like depression client, come in a session, cry and then scream simultaneously, because इतना overwhelming था कि उसे पता ही नहीं है कि मैं अपने डिप्रेशन को किस वर्ड में रखूं, मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या फील हो रहा है. So this is the only reaction she felt she could give it out. So basically you're constantly judging your own self. Exactly. और with negative. आपको ये नहीं पता है बेसिकली कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस कैसे करें, राइट? I am feeling a certain way, but now after that I don't know what to do about it. And more than that, it's about, even if you want to do about something about it, energy नहीं बचती है body में. You feel physically, it's because of the mental energy that is not there, but physically you feel drained. जैसे आपने बोला ना कि दिमाग को अगर बार बार स्ट्रेस देते रहोगे तो थक ही जाएगा ना. Exactly. Sadness में भी रहोगे तो वो थक ही जाएगा एक point के बाद. It's like very small example if I'll give you of this is partners में, if a person is in depression and the partner would not want to do a lot of activities, right? तो सामने वाले इंसान के लिए it's more about that maybe they don't love me or they're not into the relation anymore, or they do, could be anything, right? तो उससे और distance create हो रहा है. But इसी चीज को अगर partner express कर पाए that you know I am feeling this, because of which it's not about you, it is about what I am feeling. That communication can change the whole game. तो मैं शिवांगी, जैसे अभी आपने बताया कि कई जगह पे जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं दे आर वेरी एविडेंट इन टर्म्स ऑफ द पर्सन विल स्टॉप फंक्शनिंग, या जैसे आपने अभी एक जिक्र किया आपके एक पेशेंट का जहाँ पे वो आएंगे तो एक ही समय पे रो भी रहे हैं, एक ही समय पे चिल्ला भी रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर इमोशन फीलिंग को मैं एड्रेस और एक्सप्रेस कैसे करूँगी. Self expression is the key, I feel, for all of us in good mental health, right? मैं उस पर आप पर आती हूँ अभी, लेकिन क्या ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे सामने से जो वो इंसान है बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करता है, अपनी सारे जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भी अच्छे से कर रहा है, पूरी ड्यूटीज भी फुलफिल कर रहा है, बट दैट पर्सन इज इन डिप्रेशन. Yes. आपको एविडेंट नहीं है, नहीं दिख रहा क्योंकि वो फंक्शन नॉर्मल कर रहा है ना, लेकिन वो है डिप्रेशन में. एग्जैक्टली. इनफैक्ट कुछ माइक्रो साइंस हो सकते हैं जहाँ पे एनी पर्सन जो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है उनको समझ में आए कि हाँ कुछ दिक्कत है, बट एग्जैक्टली क्या दिक्कत है वो नहीं पता चलता है. अगर वर्क प्लेस में आप अपने डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ जाओगे तो हाई चांसेस कि आपका जॉब कट डाउन हो जाएगा. फैमिली में ज्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखाओगे तो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलने लग जाएगा. बट अगर इसी चीज को हम ऐसे देखें, सपोज देयर इज दिस पर्सन इन योर ऑफिस जिसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, एंड इवेंचुअली द पर्सन रियलाइजेस कि ये तो हमेशा पहले टाइम पे आता था, नाउ ही इज ऑलवेज लेट और शी इज ऑलवेज लेट, और दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली इवन इन ऑफिस आवर्स. सो could it be that there is something wrong? This is a micro sign. So if हम थोड़ा बहुत भी अटेंटिव होते हैं towards our loved ones in a good way, we would know कि हाँ कुछ गलत है, or they need help. तो जो शख्स नॉर्मल फंक्शन कर रहा है लेकिन वो डिप्रेशन में है, वो खुद कैसे पहचाने that person needs help? They would know about their thoughts.
उनकी थॉट्स कैसी हैं? और कैसी थॉट्स होती होंगी? नेगेटिव, देयर इज नथिंग पॉजिटिव, हर चीज में प्रॉब्लम ही दिखती है, देयर इज नो सॉल्यूशन टू एनीथिंग। या फिर हमेशा खुद को गलत ठहराना या बहुत गिल्ट लेना कि मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता है कि प्रमोशन ड्यू हुए पर मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम नॉट वर्थ इट। So all of this is a sign of some level of depression. So again, the same thing, the lack of self-worth. Exactly. So yes, when you are in depression because your way of seeing world is so negative, automatically खुद को भी तो negative light में देखोगे. Guilt tripping भी होती है इसमें? Guilt tripping इसमें भी होती है, but guilt tripping is actually like a symptom, but ये और भी बहुत सारे disorders में आपको मिलेगी. मतलब अगर कोई शख्स डिप्रेशन में है तो वो एक गिल्ट में भी जी रहा होगा, हो सकता है मे बी उसका डिप्रेशन किसी गिल्ट से आ रहा हो, किसी गिल्ट से आ रहा हो. That event of guilt can be the trigger of depression. Depression for the person. तो जब हमें ये पता लग रहा है कि something is off, it can be a marker basically. बट अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे तो आपने बोला कि जहाँ पे इंसान सेल्फ डाउट और लैक ऑफ सेल्फ वर्थ में जी रहा होगा कि गलती होने वाला है, वो नेगेटिव ही है, बट इसको हम पेसिमिज्म से कंफ्यूज नहीं करेंगे, राइट? पेसिमिज्म या पेसिमिस्टिक को भी आप डिप्रेशन की श्रेणी में डालते हैं? Not really. Some people are pessimistic by nature. It's not depression. Maybe their depression, they could fall into the category of depression eventually because of their pessimism. But it's not like that कि अगर आप pessimistic हो तो आप depressed भी बनोगे. You can just be a sad person. It's not true that you'll also have depression because as I told you, depression में और भी बहुत सारे symptoms होते हैं. So just one thing. अच्छा, तो गिल्ट ट्रिपिंग एक सिम्टम हो सकता है. इस तरह से कई चीजें हो सकती हैं जो कि ये दर्शाए कि आपको डिप्रेशन है, या एज यू जस्ट सेड कि बाहर से जब मैंने पूछा कि एक शख्स तो नॉर्मल दिखता है लेकिन वो डिप्रेशन में है, कैसे पता लगे, तो आपने बताया देयर कुड बी समथिंग ऑफ. सम माइक्रो साइंस लाइक अगर हम बच्चों के केस में लेते हैं, बच्चा स्कूल से आया, जाके कमरे में बैठ के दरवाजा बंद करके किसी से बात नहीं कर रहा है, फैमिली टाइमिंग्स में साथ में नहीं जो पहले टाइम स्पेंड करता था, पढ़ाई में परफॉर्मेंस हैज डिक्लाइन, थिंग्स लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी अटेंटिव इनफ टू सी, बिकॉज हम लोग अपनी ही दुनिया में इतने खोए रहते हैं, हमें पता ही नहीं सामने वाले के साथ ये हो क्या रहा है. आपने बताया कि माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, सीवियर. तो इनके ट्रीटमेंट्स क्या होंगे? क्या कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प ट्रिक्स हैं जहाँ पे एक माइल्ड डिप्रेशन को कोप अप किया जा सकता है? सेल्फ हेल्प में आई वुड से वी कैन डू जर्नल राइटिंग. रात में बैठ के लिख दिया जो भी है पूरे दिन में. देन अगर हमें कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, हम उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसको रिफ्रेम कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं टू सी समथिंग गुड अबाउट, लाइक हम लिख सकते हैं पूरे दिन में एक ये चीज थी जो अच्छी थी. तो हमारे एक माइंड को एक व्यू मिलता है, एक परसेप्शन मिलता है. जैसे डिप्रेशन में पेसिमिज्म इज अ परसेप्शन, वैसे ही अगर आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट परसेप्शन देते हो तो माइंड सीज अदर थिंग्स, सो अकॉर्डिंगली इट विल रीवायर आल्सो. इवेंचुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता. तो बेसिकली जैसे आपने एंजाइटी में भी हमें बताया था कि कई सेल्फ हेल्प टूल्स होंगे जिन्हें आप डिप्रेशन में भी अप्लाई करें. जब यहाँ तक बात है माइल्ड डिप्रेशन की, नहीं तो थेरेपी बहुत जरूरी है क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर हो सकते हैं इफ डिप्रेशन इज लेफ्ट अनट्रीटेड. Yes. So I want to know, is depression curable or manageable? It's curable. It's curable. Depression is curable. Manageable we use for certain other mental health disorders, but depression is curable. You can cure it by therapy and medication. कुछ form of depression होते हैं जो persistent रहते हैं या फिर काफी सालों से होते हैं, तो उसमें management becomes a little difficult, but ऐसा नहीं उससे निकल नहीं सकते. It's all about how much regular you are with your medications and your therapy. जब हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये सवाल जरूर है कि प्रिवेंटिव भी तो होगा. जैसे हम जब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, समय पे सोइए, नींद पूरी लीजिए, अच्छा खाना खाइए, तो आप ओबेसिटी से बच जाएंगे, आप डायबिटीज से बच जाएंगे, चांसेस कम हो जाएंगे, या हाइपरटेंशन. बेसिकली जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल ट्रिगर बनता है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का, उसके जो परसेंटेज है, चांसेस है, वो कम हो जाएंगे. उसी तरह से
मेंटल हेल्थ की हम जब बात करते हैं तो मैं आपसे यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स जानना चाहती हूँ, जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की जब बात करें तो हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, एंजाइटी और स्ट्रेस की बात ना हो। बट आई रियली वांट टू नो कि बचपन से ही बच्चे हों, यंगस्टर्स हैं, हम ऐसी वो क्या चीजें करें ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो दुरुस्त रहे। So there's a saying by John Locke in psychology that a child is born with an empty slate and we write on it. I have read John Locke. That's his concept. Yeah, empiricist हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं एम्पेरिकल नॉलेज के, जहाँ पे एक्सपीरियंस पे वो अपनी पूरी नॉलेज को बेस करते हैं। तो उन्होंने वो बच्चों के लिए भी बोला है कि हम एक ब्लैंक स्लेट है, हमें लिखा जाता है। So अगर one thing I would have to tell parents is that कि you have to make your child resilient. Resilient होगा, coping mechanisms अच्छे होंगे, chances of developing mental health disorders कम हो जाएंगे। Resilient कैसे बनाए बच्चे को? It depends. Like I would say कि बहुत like you give them choices, you teach them responsibility. If they are going through something, you give them a space to understand what they are going through. जैसे हम बोलते हैं कि छोटे 5-6 साल के अगर बच्चे होते हैं, उनका कोई चीज उनको नहीं मिली तो वहीं पे रोना शुरू, टैंट्रम्स करना शुरू, उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? दैट अगर आप उसकी डिमांड में गिवन कर दोगे, इट विल मेक द चाइल्ड सी कि हम अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो मुझे मेरा सामान मिल जाएगा, सो व्हाई कांट वी बिहेव लाइक दिस? इफ यू लीव देम जस्ट लाइक दैट throwing a tantrum, again they will feel bad कि they don't love me or my parents don't care about me, that is why वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। या फिर there could be a balanced approach also ना, उस मोमेंट में आप बच्चे को maybe you can give them a hug, try to calm them down, understand from where their frustration is coming and then give them a choice out of it. So you're trying to say resilience built up किया जा सकता है बच्चों में when the parents or the providers are not specially giving in every situation which is demanded out of them. Not this is one of the things. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. This is one of the very basic example that I could think of right now. But और भी बहुत सारी चीजें होती है. See, बच्चे को choice देना is very important. क्योंकि अगर आप बच्चों को choice नहीं दोगे तो वो responsibility और consequences नहीं समझेंगे, जहाँ पे उनकी self esteem खराब होगी. हर चीज आप बच्चों को प्रोवाइड करोगे तो उनकी सेल्फ एस्टीम कैसे बनेगी? स्ट्रगल नहीं समझेंगे, they'll go in the real world, this is not how it works ना. क्रिटिसिज्म नहीं ले पाएंगे, काम आएगा, प्रेशर नहीं ले पाएंगे. Exactly. So they have very low resilience, they have high entitlement, they will not be able to function in a society. Basically आप ये कहना चाह रही हैं to teach kids that don't take your affluence for granted, because it is obviously not granted, it is earned. आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड करे, बट आपके पेरेंट्स अर्न करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना. वो चीज बच्चा नहीं समझेगा ना, क्योंकि बच्चे को तो ये मैं रो रहा हूँ मुझे मिल गया ना. हाँ, मुझे बच्चे ने अभी तक कमाया नहीं है ना, तो उसके लिए अर्निंग इज थ्रोइंग अ टैंट्रम. दैट्स लाइक टोकन मनी फॉर देम. बट मिस शिवांगी, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट कि हम कैसे एक प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ मेजर्स को डेवलप करें सोसाइटी में, मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ. हम सब भी स्कूल गए हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी वर स्टूडेंट्स. हालांकि तब ना हमारे पास ऑप्शंस इतनी थी भी नहीं. वी वर ऑलवेज, आई कैन टॉक ऑफ प्रीवियस जनरेशंस, बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में वो पले बड़े हुए हैं, तो ऑलरेडी मुझे लगता है दे आर ऑलरेडी मेंटली कंडीशन्ड बिकॉज़ दे हैव सीन द हार्डशिप्स. हमारी पिटाई होगी, हाँ, अभी हो या बाद में, वो पिटाई तो होनी है. बट समहाउ आई फील, प्लीज थ्रो योर व्यूज ऑन दिस, कि चाहे हमारे स्कूल हैं या हमारे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस हैं, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फैमिलीज हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो नहीं रही है. मेंटल हेल्थ करके कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाया जा रहा है. माइंडफुलनेस को लेकर कुछ प्रैक्टिसेस, सेशंस, क्लासेस, स्कूल में इसकी क्लास या पीरियड लगे नहीं हो रहा, राइट? जबकि मुझे आपसे बात करके लगता है कि ये तो सबसे पहले होना चाहिए. Like अभी गवर्नमेंट का रूल आया है where schools have mandated having a counselor, but technically no one is doing that. Counselor, having a counselor is again आप जा रहे हैं to the curing part. होना चाहिए काउंसलर. मैं ये नहीं कह रही कि काउंसलर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. जब कोई समस्या में है तो उसके निदान के लिए तो जाएगा ना काउंसलर पे. आई एम कमिंग टू द प्रिवेंटिव मेजर. जैसे हम अच्छी हेल्थ के लिए अच्छे पैरामीटर्स
की बात कर रहे हैं ना कि अच्छा खाना खाओ, ये करो, स्कूल में एक स्पोर्ट्स का पीरियड लगता ही है ना, बच्चा बास्केटबॉल खेलेगा, ग्राउंड में जाएगा, तो फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहा है। मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी ही रहे ताकि जब चैलेंजेस लाइफ में आए, सो वी डोंट मेलो डाउन और बॉयल डाउन एंड गिव इन। या समवेयर आई एम फीलिंग कि ये मेंटल हेल्थ आपकी दुरुस्त रहे, इसके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस बचपन से ही होनी चाहिए where you have to teach that this is a healthy way of expressing, this is an unhealthy way of expressing, this is good emotion, this is bad. So there's nothing as bad emotion, but if there is an emotion of anger, then how do you deal with it? Like हमारे टाइम में अगर हम गुस्सा करते थे तो हमें डांट पड़ती, बहुत डांट पड़ती। Is that healthy? तो हम खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आज के टाइम पे बच्चा गुस्सा करता है तो पेरेंट्स आर लाइक आई एम सो सॉरी। Is this when they'll go in the outer world, will any person will say sorry just like that? No, right? That's a shock to them कि मुझे सॉरी कैसे नहीं बोला आपने। मुझे आप अपने कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए जहाँ पे हम there can be a takeaway for our audience hearing you out कि जो सेल्फ नॉलेज है ना, knowing your own self, number one, self expression, expressing yourself in a very valid way that you are heard and you feel comfortable and calm, finding your safe space, self expression of course, and somewhere dealing with your emotions in the right way. यही तो चीजें हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं। हाँ, I would say अगर anything is there, one statement if I have to conclude in is that if you think that something is not in your hands, you're not able to manage it, you can take therapy. If you want to learn new concepts, how to build yourself and everything, take therapy. It's no harm, कुछ तो सीखेंगे, कुछ अच्छा ही सीखेंगे। Coping mechanism जितना ज़्यादा strong होगा, life की stresses and situations उतनी ज़्यादा strong। Resistance कैसे build हो? The mental resistance, not resistance. Resistance will be seen in a negative way also. Okay. Like हम अपने clients को बोलते हैं बहुत resistant client है, इस पर therapy नहीं काम कर रही है। Okay, let me choose the right word and correct myself. Resilience. कुछ सिंपल हैक्स हैं डे टू डे लाइफ में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए, जिससे आपका मेंटल रेजिलियंस दुरुस्त हो, अच्छा हो। बच्चों के लिए आई वुड से पेरेंट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, बट उसके लिए दिस होल कॉन्सेप्ट कि पेरेंट्स को खुद को समझना पड़ेगा दैट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, राइट। एंड बच्चों को यू हैव टू टीच दैट यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू चूज वन एंड देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस टू आइदर। ये चीज बच्चों को पता होनी चाहिए। They cannot get away with consequences. It helps them to deal with real life challenges in future. Adults में I would say that ठीक है, I would not say हर कोई react करने से पहले सोचता है। 90% of times people just react without thinking. What if you take a break? Even if you're not able to take the break, after the entire situation has happened, ask yourself, why was I triggered? What was the situation about and what was that particular thing that triggered me that I reacted like that? Or was there any other reaction that could have been healthier in the situation? It's very simple. It will help you to understand कि आप क्यों trigger हो रहे हो। जब हमें पता ही नहीं हम क्यों react कर रहे हैं, हम सिर्फ react कर रहे हैं किसी के action पे, तो कुछ तो हमारे अंदर है ना ऐसा that has happened to make us think or behave in a certain way. बेसिकली हम इतने रेजिलिएंट हो चुके हैं कि सामने वाले का जो भी रिएक्शन आ रहा है उसको देखते हुए मैं अपना एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ना रखूं, बट आई एक्चुअली मैच्योरली हैंडल, आई एक्चुअली चूज हाउ टू रिएक्ट। Exactly. Have the power to choose how to react. Like अगर हम अपना बहुत स्टार्टिंग में एग्जांपल कार वाला लिया था, because you were stressed out, उसना ठीक है, after that you can reflect now, why did I snap? What was it that triggered me to an extent that I snapped? It was the meeting. I was getting late for the meeting, because of which everything happened and I got triggered. So this was actually about me, right? It was not about the other person. Maybe the other person just called to talk to you, but your reaction further drifted away your partner, and also it caused a lot of changes in you, because obviously it's true, gussa, BP, everything is connected. So physically it's going to impact you. And also validation. Validation is like self-validation, I would say. Validation is really important. We need not look for validation from everyone. Yes, some important people in our life do determine and we do want to seek their validation, but not for everyone. हाँ, मतलब प्रोफेशनली वैलिडेशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप
रेस्टोरेंट ओनर हैं, आपने खाना पकाया, अपने गेस्ट को सर्व किया, आपके जो गेस्ट वहां पे आ रहे हैं आपकी कोई पर्टिकुलर डिश बाय करने, भाई उनको तो खाना अच्छा चाहिए, तो वहां Exactly. वैलिडेशन चाहिए कि भाई आज बढ़िया बना है खाना, Exactly. बट नॉट द वैलिडेशन that it's like, see, I would also say that अगर वो criticize कर भी रहे हैं बट आपके अंदर resiliency नहीं है criticism को समझने के लिए, आपने सीखा नहीं, आप you will be like कि गेस्ट ही ऐसा है, उसको नहीं पसंद आया पर बाकी सबको तो पसंद आ रहा है ना, तो मेरे खाने में दिक्कत है। दिस इज आई थिंक इमोशनल मैच्योरिटी वेयर यू कैन सेंस कि एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है कि सच में दाल में नमक ज्यादा था एंड द क्लाइंट हु हैड कम एट माय रेस्टोरेंट वो ठीक ही कह रहा था, और एक आपको पता है कि फैमिली में कोई मेंबर है हु इज ट्राइंग टू डेलिबरेटली पुल यू डाउन बिकॉज ऑफ देयर ओन कॉम्प्लेक्सेस, तो आपको पता है कि मुझे वहां पे वैलिडेशन सीख नहीं करना, जरूरत नहीं है, यहाँ मेरा सेल्फ वैलिडेशन काफी है टू टेल मी हाउ आई एम डूइंग और हु एम आई। Exactly. So validation really depends upon from whom you are taking it and what is the situation that you are taking it in. ट्रू स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है जब हम कहते हैं ना मन चित आनंदित है, Balance. होनी क्या चाहिए ट्रू स्टेट ऑफ माइंड? As quoted in Kung Fu Panda in a piece, it's more like you're just balanced. So you not seeing the world with just two colors. You are seeing other colors also. It's खाली black and white नहीं है दुनिया, इसमें और भी colors हैं। एक balanced decision, middle ground लेना, that is a true, for me that is a true state of mind. Everyone can obviously have their own definition. As in you're not affected? Not affected by any person. It's like there are some people जो हमें affect करते हैं because they are our loved ones. बट वो भी उनकी कौन सी चीज हमें इफेक्ट करे हमें तो देखना पड़ेगा ना कि वो क्या उन्हीं की कोई प्रोजेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है वो जो हम पे डालने की कोशिश करे, तो उसका इफेक्ट क्यों लेंगे? सो द ट्रूएस्ट स्टेट ऑफ माइंड वुड बी आप बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, अंडरस्टैंडिंग दैट यस यू कैन आल्सो डू रॉन्ग एंड देन वर्क ऑन इट बाय मेकिंग करेक्शंस। दूसरे आपका ऊपर जो ब्लेम डाल रहे हैं, यू नो दैट इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू, उसको लेके नहीं बैठना। It's not मुझे ये कह दिया किसी और का गिल्ट अपने ऊपर। It's basically like that. So it's a very difficult state to achieve. I don't think 80% of the people would able to. मुझे तो it sounds me more spiritual कि आप खुशी में बहुत खुश नहीं है, गम में बहुत ज्यादा दुखी नहीं है, आप स्थिर हैं, आप सहज हैं, आप वैसे ही हैं। हाँ, ये लाइक ठीक है, ये बैलेंस्ड है। अब जो है वो है ना, जो हो गया वो हो गया। Right now, my reaction to it should be proportionate to जो हुआ है, बस। But वो बहुत difficult state होता है। I can personally say that because being a psychologist, like a lot of times my family has told me that तुम हमेशा इतना परेशान रहती हो, तुम क्या कैसे काउंसलिंग करोगी? Because you are always, and then I'm like that's a different thing. But in my personal life, I know I am like that, and I'm working on it also. कि there needs to be a middle ground to everything. But I have picked your golden words. Your proportionate reaction to the situation is very important. मैं शिवांगी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। Having me here, I'm actually glad कि मैं mental health की फील्ड में कुछ कर सकती हूँ। आप बहुत कुछ ऑलरेडी कर रही हैं and more power to you. Thank you so much. And thank you so much for being with us. Thank you so much. It's lovely having an interaction. सेम। तो आज के पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि कैसे सेल्फ वैलिडेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, एड्रेसिंग योर इमोशंस इन द राइट वे, ये कितने इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना हम सब का दायित्व है, और अगर कोई भी ऐसे ट्रिगर्स या अलार्मिंग सिचुएशंस हमें अपने आसपास या अपने आप में दिखती हैं तो उन्हें एड्रेस करना, उनको ट्रीट करना भी उतना ही जरूरी है। तो खुश रहिए और अपने मन और चित्त को आनंदित रखिए। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।